नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हम डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध यथार्थ जगत और साहित्य को पढ़ रहे थे। आज इसी क्रम में हम इस निबंध को आगे बढ़ाते हुए रामविलास जी के विचारों पर चर्चा करेंगे। इस निबंध में उन्होंने कहा है कि यथार्थवाद के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां प्रचलित है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार यथार्थवादी लेखक वह है जो सुंदर वस्तुओं पर लिखना पसंद नहीं करता, वरन उनके बदले गंदी घिनौनी चीज़ों का ही वर्णन करता है। वह टाइप के बदले व्यक्तियों का चित्रण करता है और यथातथ्य चित्रण में विश्वास करता है। पूंजीवादी समाज में यूं ही गंदगी की कमी नहीं है। कुछ लोगों ने उसका चित्रण किया और यह परिणाम निकाल लिया कि यथार्थवाद का उद्देश्य केवल गंदगी का चित्रण करना ही है। परंतु पूंजीवादी समाज की तीव्र आलोचना करने वाले लेखकों ने मानव गुणों का भी चित्रण किया है और मानव की क्षमता में आस्था व्यक्त की है। हिंदी में कुछ वर्ष पूर्व यौन संबंधों के नग्न वर्णन को यथार्थवाद की संज्ञा दी जाती थी, किंतु अस्वस्थ काम चेतना का चित्रण यथार्थ के केवल एक ही पहलू का चित्रण है। इसके अलावा वह जिस पतनशील दृष्टिकोण से किया जाता है उससे विकृति से संघर्ष करने के बदले पाठक को आसक्ति ही उत्पन्न होती है। अतः ऐसे अश्लील चित्रणों को यथार्थवादी चित्रण नहीं कहा जा सकता। आगे लेखक कहते हैं कि विश्व साहित्य कोश में यथार्थवादी लेखक उसे कहा गया है जो वस्तुगत या फोटोग्राफिक कलाहीन चित्रण करता है और रचना में अपनी भावना या विचारों को आने नहीं देता। यथार्थवादी साहित्य की विशेषताओं में एक यह भी बताई गई है कि उसमें स्थानों और व्यक्तियों का विस्तृत विवरण दिया जाता है, भले ही वह मुख्य विषय वस्तु की दृष्टि से कितने ही तुच्छ क्यों न हो। परंतु इस तरह के साहित्य को यथार्थवादी के बदले प्रकृतवादी या यथातथ्यवादी कहना अधिक उचित होगा। साहित्य में फोटोग्राफिक चित्रण संभव ही नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफी करने वाला भी व्यक्ति होता है और उसका कार्य भी पूर्ण रूप से वस्तुगत नहीं होता। यथार्थ के चित्रण में विषय वस्तु का निर्वाचन, कुछ तत्वों का चित्रण और कुछ की उपेक्षा, यह साहित्य का मूल नियम है। अपने निम्न रूप में यह तथ्य कथन, अनावश्यक विवरण और गंदगी के चित्रण तक ही यह प्रकृतवादी धारा जो है वो सीमित रहती थी, किंतु अपने उदात्त रूप में वह समाज की तीव्र आलोचना करने वाले यथार्थवाद का रूप ले लेती है। यथार्थवाद के बारे में बहुत सी आपत्तियां उन लोगों ने की है जिनका दृष्टिकोण पुराने तर्कशास्त्र पर निर्भर करता है और जो भौतिक या मानसिक व्यापारों का परस्पर संबंध नहीं देखते, जो किसी प्रक्रिया का अध्ययन करते समय केवल उसके एक ही पक्ष को देखते हैं और उसके विरोधी लगने वाले पक्ष को छोड़ देते हैं। इस तरह एकांगी विश्लेषण कभी कभी उन लोगों के यहाँ भी मिलता है जो द्वंद्वात्मक पद्धति अपनाते हैं। इसमें दोष उस पद्धति का नहीं है, दोष उनके विश्लेषण का है। वे प्रश्न करते हैं कि व्यक्ति और समाज इसमें किसका चित्रण करें। वास्तव में यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि समाज से बाहर व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है और व्यक्ति का चित्रण किए बिना समाज का चित्रण करना असंभव है। कभी रूस के कुछ अराजकतावादी लेखकों ने व्यक्ति को छोड़कर जनसमूह का चित्रण करने की कोशिश की थी, लेकिन शीघ्र ही उनकी यह प्रवृत्ति खत्म हो गई। व्यक्ति का चित्रण यथार्थवाद के विरोधी भी करते हैं। वे उसे सामाजिक संघर्ष, समाज के वर्ग संघर्षों से दूर रहकर देखते हैं।
वे चेतना की गहराइयों का चित्रण करने के नाम पर केवल मानसिक विकृतियों का चित्रण करते हैं और इन विकृतियों का कारण भी वो समाज में न देखकर उसके निरपेक्ष मानस में मन में ढूंढते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यथार्थवादी कला में व्यक्ति सामाजिक जीवन के संदर्भ में चित्रित किया जाता है। वह समाज निरपेक्ष इकाई न होकर एक ही साथ व्यक्ति और टाइप दोनों होता है। जैसे प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान में होरी जो है पिछड़े किसान का टाइप है, साथ ही अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण वह जीता जागता व्यक्ति भी है, यांत्रिक प्रतीक नहीं है। परंतु यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि सामाजिक संघर्ष का चित्रण करते हुए हम व्यक्ति में भाव जगत उसके मानसिक संघर्ष का चित्रण न करें। वास्तव में प्रत्येक यथार्थवादी साहित्यकार दोनों का ही चित्रण करता है, यानी सामाजिक संघर्ष का भी, उसके मानसिक संघर्ष का भी और उसके भाव जगत का भी। यथार्थ चित्रण और कल्पना इन दोनों में भी आपस में कोई विरोध नहीं है। मनुष्य आज जो कुछ भी है वह अपने समस्त पूर्व विकास का ही परिणाम है। उसका इंद्रिय बोध, उसकी कल्पना सभी यथार्थवाद के अंतर्गत आते हैं। यथार्थवादी लेखक कल्पना द्वारा टाइप रचता है, अपने अनुभव की सामग्री से काम की चीजें चुनता और सजाता है और उनमें ऐसी कल्पित घटनाएं और पात्र आदि जोड़ता है जो ऐतिहासिक रूप से सत्य न होकर भी यथार्थ के अनुरूप होते हैं। इसके विपरीत पलायनवादियों की कल्पना संसार से भागने और सुनहले स्वप्न देखने या कल्पित पीड़ा के कारण आंसू बहाने में ही चरितार्थ होती है। अतः हम कह सकते हैं कि आदर्श और यथार्थ इनमें भी अनिवार्य रूप से विरोध नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि यथार्थ चित्रण और कल्पना में भी परस्पर विरोध नहीं है। यथार्थ चित्रण वास्तविक जगत के हमारे ज्ञान पर निर्भर होता है और यदि यह जगत गतिशील है और हमें उस गति की दिशा का ज्ञान है, या यूं कहिए कि हम उस दिशा के महत्व को समझते हैं जिसकी ओर हम अग्रसर होना चाहते हैं, तो यह आदर्श हमारे यथार्थवाद में ही निहित होगा। भारतेंदु से लेकर प्रेमचंद जी तक का हिंदी साहित्य स्वाधीनता और समाज सुधार के आदर्श से अनुप्राणित रहा है, क्योंकि वास्तविक जगत की प्रतीति में पराधीनता की अनुभूति शामिल थी और इस प्रतीति के फलस्वरूप स्वाधीनता का आदर्श प्राप्त करने की भावना भी विद्यमान थी। इसी कारण इस साहित्य में जड़ मानवता नहीं, एक आदर्श की और गतिशील मानवता के दर्शन होते हैं। गोर्की से लेकर शोलोखोव तक के रूसी साहित्य में उस मानवता का चित्रण है। परंतु भारत में समाजवादी व्यवस्था न होने के पर भी लेखक की स्वाधीनता को लेकर चीख पुकार शुरू हो गई है। लेखक के सामाजिक उत्तरदायित्व की बात चलते ही कुछ मित्र स्वाधीनता हरण का राग अलापना शुरू कर देते हैं और मानो कि भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, द्विवेदी जी, प्रेमचंद प्रसाद, निराला पंत आदि लेखक सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से अछूते हैं। इन सभी की उत्तरदायित्व संबंधी भावना एक नहीं रही, लेकिन समाज निरपेक्ष व्यक्ति की कला सृष्टि में भी उनका विश्वास नहीं रहा है। इस संबंध में नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है कि हम देखते हैं कि स्वातंत्र्यता की नई पुकार साहित्य की सीमा में कुछ ऐसे तथ्यों को रखने के लिए की जा रही है जो अतिशय असामाजिक होने के कारण बहुजन समाज में स्वीकृत नहीं है, और स्वीकृत न होने पर भी यदि वे तथ्य उपयोगी या आवश्यक प्रमाणित किए जा सकें तो भी एक बात है। परंतु जिस दिशा से यह स्वतंत्रता की आवाज उठी है वहाँ आवश्यकता और उपयोग जैसे तथ्यों का प्रश्न ही नहीं उठता।
वहाँ तो जो कुछ चाहे उसे कहने और लिखने के स्वातंत्र्य की मांग है। इस प्रकार से ये जो नया स्वातंत्र्य है वह दायित्व की भावना से नितांत ही अछूता है। वाजपेयी जी ने इन स्वाधीनता प्रेमी लेखकों की असामाजिकता का उल्लेख करके उनकी अनउत्तरदायी चीख पुकार की ओर भी संकेत किया है, क्योंकि ये लेखक न तो यह स्वाधीनता, गरीबी और शोषण से मुक्त होने की कामना को पास फटकने देते हैं, जबकि ये अधिकांश भारतीयों के जनता के हृदय में ये कामना होती है। इस संप्रदाय के लेखकों की मुक्ति जनता की भावनाओं से, सामाजिक उत्तरदायित्व से मुक्त होने में है। आगे लेखक कहते हैं कि जो लेखक समाज को गतिशील मानता है, समाज की गति के लक्ष्य को पहचानता है, उसके क्रांतिकारी तत्वों से सहानुभूति रखता है, वह यथार्थवादी चित्रण में इस गति, दिशा और लक्ष्य का उल्लेख अवश्य करेगा। वह विभिन्न वर्गों, व्यक्तियों आदि के ऐतिहासिक महत्व का अंकन करते हुए प्रगति के संबंध में भी उसका चित्रण करेगा। इसलिए उसका चित्रण केवल तथ्य कथन होगा, यह सोचना भ्रम है। यानी व्यक्ति जो चित्रण करेगा वह केवल यथा तथ्य होगा, यह सोचना गलत है। लेकिन यथार्थ चित्रण की आवश्यकता ही क्या पड़ी? चित्रण चाहे वह यथार्थ जगत का हो, चाहे काल्पनिक जगत का, और चाहे दोनों का मिलाकर हो, मुख्य बात तो यह है कि उसमें भाव होने चाहिए, उसमें रस निष्पत्ति होनी चाहिए, उससे आनंद मिलना चाहिए। यथार्थ और काल्पनिक का विवाद सर्वथा अनुचित है। इसके अतिरिक्त मनुष्य का रसबोध भी परिवर्तनशील है। यद्यपि यह परिवर्तन आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के समान शीघ्र नहीं होता और न ही उनकी तरह ऊपर से देखने पर स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए हम पौराणिक गाथाओं को लेते हैं, तो जब मनुष्य का ज्ञान पौराणिकता में आगे बढ़ा, तो पहले तो वह इन पौराणिक गाथाओं में विश्वास करता था जिसमें सिर्फ काल्पनिक चमत्कारों का ही सम्मिश्रण अधिक था। परंतु जब वह इस पौराणिक सत्ता से आगे बढ़ा तो उसे पहले के चमत्कारों में सरसता की कमी अनुभव होने लगी और यह उसने अपनी नवीन विश्व प्रतीति के आधार पर यह रसबोध विकसित किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रसबोध जो है वो परिवर्तनशील है और यह अन्य परिवर्तनों की तरह ऊपर से देखने पर प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त कवियों के सौंदर्य बोध के संबंध में रामविलास जी रखते हैं कि राजाओं, नवाबों और सामंतों के दरबारों के कवियों ने सौंदर्य बोध का जब एक रास्ता अपनाया तो संतों ने दूसरा। दरबारी कवियों ने अपनी विषय वस्तु संस्कृत से उधार ली, भाषा और छंद को संवारने में भी बहुत मेहनत की। भावना की गहराई के बदले उन्होंने केवल बौद्धिक चमत्कार दिखाया। इसी कारण आगे चलकर उनकी समस्या पूर्ति और नायिका भेद की परंपरा का विरोध हुआ। दूसरी ओर संत जनजीवन के निकट थे, उन्होंने जनता के मनोभावों को अधिक गहराई से चित्रण किया। साथ ही उनमें वैराग्य की भावना मिलती है जो हमें अब अच्छी नहीं लगती। इस तरह की बहुत सी मिसालें दी जा सकती है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य का जो रसबोध है उसका भाव जगत उस विश्व प्रतीति से संबद्ध होता है और सामाजिक जीवन के परिवर्तन होने के साथ साथ रसवृत्ति और मनुष्य की भावनाओं में भी धीरे धीरे परिवर्तन होता है। आगे वो लिखते हैं कि वास्तविक जगत से सामाजिक जीवन और सामयिक संघर्षों से दूर रहना साहित्य में हरास का लक्षण है। इस तरह का हरास दरबारी काव्य परंपरा के अनेक अनुप्रास प्रेमियों और रूढ़िवादी पद्यकारों में देखा जा सकता है। इस तरह के कृत्रिम भाव जगत में रहने वाले प्राणियों का मनोबल इस तरह का हरास दरबारी काव्य परंपरा के अनेक अनुप्रास प्रेमियों और रूढ़िवादी पद्यकारों में
देखा जा सकता है। इस तरह के कृत्रिम भाव जगत में रहने वाले प्राणियों का मनोबल क्षीण हो जाता है। वे ना तो समाज की दशा सुधार सकते हैं और न ही देश की स्वाधीनता की रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आजकल के प्रयोगवादियों ने अपनी एक कृत्रिम दुनिया बना ली है और स्वाधीनता के नाम पर यथार्थ जीवन और समाज की महत्वपूर्ण समस्याओं से आंखें चुराते हैं। देश के विकास की इस घड़ी में उन लोगों का कर्तव्य क्या रह गया है? नवयुवकों को उलझाना और उनका मनोबल क्षीण करना। पिछले कई वर्षों में हमारे साहित्य की जो परिधि है वो विस्तृत हुई है। उसमें नए नए विषयों का समावेश हुआ है। व्यंजना की नई नई पद्धतियों और शैलियों का चलन हुआ है। उनके जीवन के अनेक नए पक्षों का चित्रण किया गया है जो पहले के साहित्य में संभव नहीं था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपने सामाजिक विकास क्रम में परिस्थितियों के साथ साथ मनुष्य स्वयं भी बहुत कुछ बदलता है। इस कारण से साहित्य में भी परिवर्तन होते हैं, किंतु साहित्य की जो नई मंजिल है वह साहित्य की नई मंजिल तक मनुष्य कब पहुंच सकता है? जबकि वह अपने समूचे पिछले विकास को समेट कर वहां तक पहुंचे, न कि उसको नष्ट भ्रष्ट करके या उसे भुला करके। इस प्रकार से विकास और परंपरा इन दोनों का संबंध विच्छिन्न भी है और अविच्छिन्न भी। एक ओर तो पौराणिक चमत्कार, कृत्रिम भाव जगत, भाषा के साथ खेल, यह सब छोड़कर हम चिंतन, भावना, प्रतीति और अभिव्यंजना के नए तरीके अपनाते हैं। और दूसरी ओर हम अनुभव करते हैं कि पौराणिक गाथाओं में अयथार्थ कल्पना के बावजूद कवियों ने अप्रत्यक्ष रूप से उस समय के मानव जीवन का चित्रण किया है। देवताओं अथवा अवतारी पुरुषों के रूप में उन्होंने बहुत कुछ अनजाने में ही अपने समाज का चित्र प्रस्तुत कर दिया है। ज्ञान का स्तर बदलने पर भी पुराने कवियों का इंद्रिय बोध, जैसे रूप, रस, गंध आदि गुणों वाले जगत की अनुभूति, प्रकृति को देखकर उसका विस्मय, उत्सुकता आदि अनेक मानवीय गुण इसमें व्यक्त भी हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भले ही हम विकास करें परंतु परंपरा से हमारा नाता नहीं टूटता। परंपरा के अनेक तत्वों से हमारा नाता कभी भी नहीं टूटता है, और यदि परंपरा को हम छोड़ते भी हैं, उससे नाता तोड़ते भी हैं, तो उसमें हमें लाभ से अधिक हानि ही होती है। इसके अतिरिक्त आगे वो लिखते हैं कि यथार्थवाद का अर्थ जो है बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। यथार्थवाद को सीमित अर्थ में लेना अनुचित है, क्योंकि उसमें सामाजिक समस्याओं के चित्रण के अलावा प्रकृति चित्रण भी हो सकता है। संघर्ष के चित्रण के अलावा प्रेम के मुक्तक भी लिखे जा सकते हैं। मनुष्य के सौंदर्य बोध में जो परिवर्तन होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से यथार्थ चित्रण से असंबद्ध होते हुए भी कम महत्वपूर्ण नहीं होते। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि निराला जी के काव्य में शब्दों की नई शक्ति, प्रतीकों की नई गरिमा, भावाभिव्यंजन के लिए नए उदात्त तत्वों के दर्शन होते हैं। इस नए सौंदर्य बोध के कारण जूही की कली या जागो फिर एक बार भारत भारती से कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण है। इस एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि साहित्य का विकास दो परस्पर संबद्ध स्तरों पर होता है। एक है विश्व प्रतीति का स्वर, जो सामाजिक जीवन के हमारे ज्ञान का स्तर है, और दूसरा है भाव जगत, इंद्रिय बोध और हमारे सौंदर्य बोध का स्तर। इस प्रकार से इन विकास के दो परस्पर संबद्ध स्तरों में संतुलन कायम रखना आवश्यक होता है। इस संतुलन को भुलाकर न तो उच्च कोटि का साहित्य रचा जा सकता है और न ही यथार्थवाद का सही विवेचन किया जा सकता है। अब हम आते हैं जिसमें लेखक निबंधकार ने लिखा है कि यदि साहित्य
वर्गों और राजनीति का यानी साहित्य तथा वर्गों और राजनीति के संबंध के पर भी इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका कहना है कि वर्गों का अपना राजनीतिक दृष्टिकोण होता है। करुणा और श्रृंगार आदि के क्षेत्र में भी उनके बहुत कुछ अपने भाव होते हैं, जो कभी कभी रूप रस गंध के क्षेत्र में भी स्वस्थ और अस्वस्थ वृत्तियों में के भेद में देखे जा सकते हैं। फिर भी साहित्य के उन तत्वों को परखना आवश्यक होगा जहां यह भेद अधिक है अथवा जहां यह भेद कम है या नहीं के बराबर है। विचारों के क्षेत्र में यह भेद सबसे अधिक होता है, भावों में उससे कम होता है और इंद्रिय बोध में, जिसमें चित्र, सौंदर्य, छंद, संगीत आदि भी शामिल है, यह अंतर प्राय नहीं के बराबर रह जाता है। अर्थात विचार के क्षेत्र में सबसे अधिक होता है विचार, भाव और इंद्रिय बोध। ये तीन विचारों के क्षेत्र में जो भेद है वो अधिक होता है। उसके पश्चात भावों में उससे कम होता है और इंद्रिय बोध में नहीं के बराबर रह जाता है। यही कारण है कि ताजमहल शाहजहां से लेकर सभी को अब तक सुंदर लगा है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि साहित्य और राजनीति का संबंध है। न तो यह कहना चाहिए कि साहित्य राजनीति से स्वतंत्र है। प्रेमचंद ने अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया कि साहित्य देश के राजनीतिक उत्थान का साधन बन सकता है। न यह कहना सही है कि सभी साहित्य को राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिखा जाना चाहिए। इस तरह तो उस तमाम साहित्य का लिखा जाना ही बंद हो जाएगा जिसका संबंध राजनीति से नहीं है। यहाँ पर दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहली बात साहित्य के रूपों से संबंधित है, यानी उपन्यास में जिस तरह विभिन्न पात्रों और घटनाओं द्वारा सामाजिक संघर्ष या प्रगति का चित्रण किया जाता है, उस तरह से गीतों और मुक्तकों में नहीं किया जाता। इसी तरह व्यंग्यपूर्ण नाटकों और कविताओं में समाज की खामियों का जो चित्रण होगा उसे एकांगी नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि हास्य रस की कविता या नाटक में मानव के उदात्त गुणों का भी चित्रण हो। इस तरह से साहित्य का रूप विषय वस्तु की सीमाएं निश्चित करता है। इसलिए हर तरह के साहित्य में हमें एक सी विषय वस्तु की मांग नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात है साहित्य के प्रभाव से संबंधित। साहित्य तत्कालीन सामाजिक जीवन में भाग लेने, उसकी समस्याएं हल करने आदि की प्रेरणा देता है। साथ ही उसका व्यापक प्रभाव मनुष्य के संस्कारों के निर्माण में भी देखा जा सकता है। देश के स्वाधीन हो जाने पर प्रेमचंद जी का महत्व कम नहीं हुआ। इसी कारण प्रेमचंद जी हमारे संस्कारों को प्रभावित करते हैं। साहित्य के इस व्यापक प्रभाव को भुला देना उतना ही भ्रामक है जितना यह मांग करना कि साहित्य को राजनीति से दूर रखा जाए। यानी साहित्य और राजनीति का परस्पर संबंध है, परंतु यह कहना कि हर एक साहित्य राजनीतिक उत्थान के लिए ही लिखा जाना चाहिए गलत है, क्योंकि इससे तो वह संपूर्ण साहित्य ही बंद हो जाएगा जो राजनीति के लिए नहीं लिखा गया। इसके अतिरिक्त कवि अंत में अपने विचार व्यक्त करते हैं कि चिंतन की सही द्वंद्ववादी पद्धति अपनाने से सामयिक प्रभाव और व्यापकता, विकास और परंपरा, व्यक्ति और विरोधी तत्वों का विश्लेषण किया जा सकता है, पर उनके परस्पर भेद और संबंध को हम समझ सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वैज्ञानिक भौतिकवाद और आध्यात्मवाद का भी समन्वय किया जा सकता है। समाज विरोधी साहित्य को सौंदर्य बोध के नाम से प्रगतिशील कहा जा सकता है। अर्थात इस तरह के समन्वय की बात हिंदी में भी की जाती है। वैज्ञानिक भौतिकवाद एकांगी कहकर कभी अध्यात्मवाद से तो कभी अमेरिकी दार्शनिकों के भाववाद से समन्वय पर बल दिया जाता है। इस तरह का समन्वय संभव नहीं है और दूसरा समन्वय करने पर भी बहुधा वैज्ञानिक भौतिकवाद के बदले अध्यात्मवाद ही बचा रह जाता है।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिन विरोधी लगने वाले तत्वों के संबंध और भेद का उल्लेख लेखक ने किया है वह वास्तविक है, और यह भेद और संबंध जीवन से उत्पन्न होता है, कल्पना से नहीं। इसलिए हमें समन्वय इसलिए हमें यह नहीं समझना चाहिए कि लेखक ने जो है वो समन्वयवाद पर बल दिया है। यहाँ उनका उद्देश्य केवल यथार्थवाद की व्यापकता सिद्ध करना है। उसमें मानवीय स्नेह भी है, प्रकृति प्रेम भी है, सौंदर्य बोध भी है और साहित्य का कलात्मक रूप भी इसमें शामिल है, और इनका होना साहित्य और मानव जीवन दोनों के लिए आवश्यक है। एक प्रकार से निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि व्यक्तिवादी विचारधारा क्षीण होकर निर्जीव, विकृत, अस्वस्थ यथार्थवाद विरोधी रचनाओं की सृष्टि कर रही है, और यथार्थवादी विचारधारा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से ऐसी रचनाएं करने की ओर प्रवृत्त है जिससे हमारी सामाजिक चेतना प्रखर होती है, हमारी सौंदर्य बोध की वृत्तियां भी संतुष्ट होती है। आधुनिक हिंदी साहित्य की मूल धारा भी हमें इसी यथार्थवादी विचारधारा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।